हमारे खाने में जो एनर्जी मिलता है, एनर्जी फूड्स इन डे डे टू डे लिविंग। ओके, तो उसमें वो वही खाने में हमने जो स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट से, तो उसके आगे जाना है ना। इसलिए हम आज जानेंगे प्रोटीन एंड फैट के ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए मैं स्क्रीन शेयरिंग से स्टार्ट करता हूँ। आज थोड़ा जल्दी जल्दी जाएंगे क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है। और कुछ कुछ टॉपिक्स जो स्लाइड्स अभी देख रहे हैं पिछले हफ्ते हमने लिया था, तो शायद आपको जल्दी से दिमाग में आएगा कि क्या क्या हमने बात किया था। इसलिए मैं उसको अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसे कैलोरीज इन फूड तीन तरह के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। जो आइडियली हमारे खाने में किस तरह से होना चाहिए, 50 to 60%, 30% फैट होना चाहिए और 12 to 30% हमारा प्रोटीन होना चाहिए। और ये सब हमारे अलग अलग केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी में होते हैं उसके लिए एनर्जी यूटिलाइजेशन होता है। जैसे कि हीट होता है, मतलब एनर्जी एक्सपेंडिचर एक्टिविटी, एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस बोलते हैं इसको। और नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, बीएमआर, आरएमआर, इस तरह के कुछ टर्म्स हमने पिछले बार जाने थे। और यदि आपको अभी याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग सेशन मिलेगा। और हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखा था, जिसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट थे। और एक एक में थोड़ा हमने डेप्थ में गए थे। जैसे कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, सिंपल में क्या होता है, और वो हमारे बॉडी के लिए किस तरह से अच्छा होता है। जैसे लैक्टोस है या फ्रक्टोस है। इसमें हम लोग यदि खाने को या फ्रूट्स को हम जब गर्म करते हैं तो उसको क्या फायदा होता है या क्या नुकसान होता है, ये सब चीजें हमने पिछले बार देखा था। फाइबर के बारे में जाना था, जिसमें सोल्यूबल फाइबर थे, इनसोल्यूबल फाइबर था। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में जाना था, जो हर एक कार्बोहाइड्रेट के लिए हमने दिया है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड, ये दोनों में अंतर क्या है ये भी हमने देखा था। तो अभी आज मैं शुरू करने के लिए पहले तो मैं फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट में जाऊंगा। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में क्या करता है ये भी थोड़ा सा पहचानना या पता चलना अच्छा है। इसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट हर एक इंडिविजुअल के लिए और स्पेशली बच्चों के लिए। ग्लाइकोजन जो है वो हमारे बॉडी में स्टोर्ड रिजर्व है, मतलब एनर्जी रिजर्व बोल सकते हैं इसको। कार्बोहाइड्रेट को यदि हम एक्सेस में खाएं तो उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। कहाँ पे स्टोर करते हैं, कौन स्टोर करता है, लिवर। लिवर उसको कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन में ले जाते हैं, और ग्लाइकोजन हमारे लिवर में और मसल सेल्स में स्टोर होता है। और इसके बाद में जो कार्बोहाइड्रेट का एक और फंक्शन ये है कि बहुत सारे जगह में वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बन जाता है। जैसे सेल वॉल है, सेलुलोज बोलते हैं प्लांट्स में। ठीक है। और इसके अलावा आपने देखा होगा, जैसे कुछ क्या बोलते हैं उसको, अ, वंड बोलते हैं मलयालम में, एनीवे भ्रमर बोलते हैं ना। तो उसका जो एक्चुअल आउटर शेल जो होता है, वो जो चीज एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का एक कॉम्बिनेशन होता है। और हमारे हर एक सेल के अंदर में आपने सुना होगा कि डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या है, डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, एंड दूसरा राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों चीजें हैं, ये राइबोस जहाँ पे आता है, ये दोनों जो चीजें हैं ये भी कार्बोहाइड्रेट का एक कॉम्बिनेशन है। इसमें हम लोग ये भी देखे होंगे कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स भी है। जैसे कि हीमोग्लोबिन है, ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है। ये जो चीजें हैं जैसे ग्लूकोसामाइन है, आपने सुना होगा ना, ये सब एक प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन है। और इसी वजह से ये जो कार्बोहाइड्रेट है उसका एक एक्शन, सबसे मेन फंक्शन ये भी है कि प्रोटीन को स्पेयर करे उसका काम करने के लिए। जब कार्बोहाइड्रेट हम नहीं खाएंगे तो हमारे जो एनर्जी का सोर्स बन जाता है वो प्रोटीन है। तो यदि आपको प्रोटीन अपने बॉडी में जो फंक्शन है उसको करने देना है तो आपको कार्बोहाइड्रेट खाना ही है। कुछ कुछ डाइट्स में यदि हम बिल्कुल ही कार्बोहाइड्रेट को निकाल देंगे तो वो शायद हमारे लिए प्रोटीन का डेफिशिएंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हम आज जानेंगे बेसिकली प्रोटीन एंड फैट। अभी प्रोटीन क्या चीज होता है, आपने सुना होगा कि ऑलमोस्ट हर एक खाने में प्रोटीन होता है, फैट होता है और इवन
कार्बोहाइड्रेट होता है, बट इसका कॉम्बिनेशन में ही अंदर है। अभी ये प्रोटीन फूड मेजरली क्या क्या है, एग है, या नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस ऑलमोस्ट है, या पी वगैरह जो नट वैरायटी में, पीस में सब हमें मिलते हैं, राइट। अभी फंक्शंस ऑफ प्रोटीन पहले देखेंगे, क्योंकि इसके बाद में जाने से इजी है। अभी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, हमारे बॉडी में जितना भी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस होता है, पर्टिकुलरली बच्चों में, बच्चे जब बड़े होते हैं तो हमें पता चल जाता है, तुम तो बड़े हो गए यार, बोल देते हैं ना। लेकिन बड़े होने के बाद में हम लोगों को क्या होता है, हम लोगों का साइज नहीं बढ़ता, यदि होता है तब भी हम वाइड होते हैं, और फिर बोलते हैं कि तुम तो मोटे हो गए, ग्रो किए नहीं बोलते, है ना। और फिर बोलता है कि तुम तो फैटी हो गए, थोड़ा अंदर है। एक्चुअली हम एक स्टेज में ऑलमोस्ट 20 to 25 years तक हम लोग ग्रो होते हैं, और ग्रो होने के बाद में हम लोग फिर उधर मेंटेन करते हैं, अपने आप को रिपेयर करते हैं, और फिर उसी बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, और फिर उधर एक्सेस फैट आता है, तब जाके, या एक्सेस फैट डेपोजिट आता है, तब जाके हम मोटे होते हैं, राइट। ग्रोथ एंड मेंटेनेंस एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कॉसेस बायोकेमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस, एंजाइम्स, और अलग अलग फंक्शन जो बॉडी में होता है, ये सबके लिए, जैसे इम्यूनिटी रिलेटेड हो गया, या जो भी फंक्शंस है, सबके लिए हमें प्रोटीन चाहिए। एंड एक्ट्स एज ए मैसेंजर, मैसेंजर कहाँ कहाँ पे, नर्वस सिस्टम में है, लेकिन नर्वस सिस्टम से ज्यादा हमें हॉर्मोन्स का मैसेंजर है। ब्लड के थ्रू हर जगह में जाते हैं, और जहां पे जो काम करना चाहिए सिर्फ वही करा के आते हैं, इसको बोलते हैं हॉर्मोन्स। प्रोवाइड स्ट्रक्चर, कोलाजन एलास्टिन के बारे में हमने बहुत बार सीखा है, तो वो स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए। मेंटेन्स प्रॉपर पीएच, ये पीएच मेंटेन करने का एक काम हीमोग्लोबिन का है, या हीमोग्लोबिन अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ में मिक्स होके वो पीएच मेंटेन करते हैं। अभी पीएच कहाँ कहाँ पे चेंज है, हमारे पेट में जो पीएच है वो थोड़ा एसिडिक है, लेकिन हमारा ब्लड का जो पीएच है वो थोड़ा अगेन अल्कलाइन, एंड न्यूट्रल जो है वो पानी का है, राइट। अभी ये जो एसिडिक एंड अल्कलाइन जो पीएच है, जो नेचर है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें प्रोटीन मदद करता है। बैलेंसिंग ऑफ फ्लूइड्स, कैसे, इवन जब हमारे बॉडी में ज्यादा स्वेटिंग होता है, या फिर ज्यादा एडिमा वगैरह सुना होगा ना, उस तरह के जो कंडीशन में, जहाँ पे हमारे पैरों में या अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ज्यादा वाटर रिटेंशन होता है, पानी रुक जाता है, तो एडिमा बोलते हैं। उस तरह के कंडीशन वगैरह नहीं आने के लिए, और उसको बैलेंस करके ले जाने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए। इम्यूनिटी के लिए बिल्कुल चाहिए, और एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में जितने हैं वो सब में ये काम आते हैं, जैसे मैक्रोफेजेस वगैरह है, जो भी दूसरा आइटम आ गया उसको पूरा का पूरा खा लेते हैं मैक्रोफेजेस। एनीवे, ट्रांसपोर्ट्स एंड स्टोर न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल, सब कुछ कहीं से भी लेके कहीं तक ले जाने के लिए हमें प्रोटीन का मदद चाहिए। और सबसे लास्ट में लिखा है प्रोवाइड्स एनर्जी, तो एनर्जी प्रोवाइडिंग भी प्रोटीन का एक फंक्शन है। लेकिन ये प्रोवाइड्स एनर्जी के लिए बना है क्या, बेसिकली नहीं। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट उस काम को करते हैं, और बाकी जो जितने भी फंक्शंस है वो हमारा प्रोटीन करता है, राइट। प्रोटीन में जो एनर्जी है वो भी इक्वलेंट टू कार्बोहाइड्रेट है, अप्रोक्सीमेटली 4 कैलोरी पर ग्राम। ओके, सो इस प्रोटीन को थोड़ा सा और जानेंगे तो उसके लिए अमीनो एसिड्स को जानना अच्छा है। प्रोटीन अलग अलग अमीनो एसिड से बनते हैं, और उसमें कॉम्बिनेशन, जैसे अराउंड 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, और 9 अराउंड 11 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसको थोड़ा बोलेंगे तो, एसेंशियल क्या है, नॉन एसेंशियल क्या है। कार्बोहाइड्रेट में मैंने ये वर्ड नहीं यूज किया, कार्बोहाइड्रेट में कोई एसेंशियल नहीं है। इसका मतलब एसेंशियल वो चीजें हैं जो हमारी बॉडी हम लोगों से बोलता है कि तुम खाओ तब जाके मुझे मिलेगा, या बॉडी डिमांड्स इट। बॉडी जब आपको कुछ बोले कि तुम इसको खाने से ही मुझे मिलेगा, उसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी को उसका बहुत रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अभी इस एसेंशियल को, या कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेस, कंप्लीट एसेंशियल अमीनो एसिड्स जहां पे मिलेगा वो बेसिकली एनिमल सोर्सेस है।
जिसमें फिश हुआ, एग हुआ या मीट हुआ, ये सब में प्रोटीन सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स के तौर पे मिलते हैं। प्लांट्स में एक्चुअली बहुत ज्यादा नहीं मिलते, जैसे सोए हुआ, क्विनोआ, बकव्हीट, इस तरह के जो कुछ कुछ आइटम्स में ही कंप्लीट अमीनो एसिड्स मिलते हैं या ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स उसमें पाए जाते हैं। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है? कुछ कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड है लेकिन कुछ नहीं है, ऑल 9 अवेलेबल नहीं है, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट। अभी इसका मतलब ये है कि यदि हम प्लांट सोर्सेस को डिपेंड करेंगे अदर देन ये जो लेफ्ट साइड में दिया है, जैसे इधर बताया गया है कि सोया, किनोवा, ये सब नहीं लेते हैं, तो हमें इधर में एक से ज्यादा या दो से ज्यादा प्लांट सोर्सेस यूज करना पड़ेगा ऑल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड मिलने के लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट। अभी ये दोनों का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। आप वेज भी ले सकते हैं, नॉन वेज भी, ये भी एक अच्छा तरीका है। अभी नॉन एसेंशियल को आपने ऑलरेडी पता चल गया कि किस तरह के हैं, लेकिन एक और चीज होता है जिसको बोलते हैं कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये कुछ नया सुना होगा। कंडीशनली एसेंशियल का मतलब ये है कि कुछ टाइम में हमारे बॉडी में जब एक्सेस स्ट्रेस आता है या हमारा बॉडी ज्यादा काम करता है या फिर इम्यूनिटी कम हो जाता है, इस तरह के कंडीशन में हमें कुछ अमीनो एसिड्स जो पहले नॉन एसेंशियल माने जाते थे लेकिन अभी उसको काफी क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है या हमारी बॉडी बना नहीं पा रही है, जिसकी वजह से हमें खाना जरूरी है। तो ये भी हमें देखना होगा, कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड भी कुछ चीजें हैं जो हमारी बॉडी में चाहिए, जैसे इसमें आर्गिनिन, सिस्टीन वगैरह इसके एग्जाम्पल्स हैं। अभी और थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली कितना रिक्वायरमेंट हमें प्रोटीन का है? अराउंड 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। मतलब यदि मैं 60 किलोग्राम का हूं तो मुझे करीब करीब 60 ग्राम तक प्रोटीन चाहिए। और यदि अभी अभी का जो टेंडेंसी है या अभी जो रिसर्च बता रही है कि थोड़ा हमें ज्यादा ही लेना अच्छा है। कितना ज्यादा? ऑलमोस्ट डबल, 1.2 to 1.8 ग्राम पर बॉडी वेट प्रोटीन हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट है बोलते हैं। क्योंकि हमारा जो बॉडी का फंक्शन इस तरह से चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एंड जो हम खाते हैं ये पूरा का पूरा हमें मिलता भी नहीं, ये भी एक रीजन है। ओके, सो ये सब एक रीजन है। एंड इसमें कुछ स्पेशल कंडीशन वाले लोग हैं, जैसे कि ओवरवेट वाले या फिर प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, तो इन लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, नॉर्मल आम लोगों से ज्यादा रिक्वायरमेंट प्रोटीन का है। अब हम चलते हैं फैट की ओर। फैट क्या है? कोई भी कोई भी आइटम जब हम खाते हैं हमें यदि ज्यादा टेस्टी लगता है, फैट का क्या एक और ये सिंपल में मैं बताऊं तो यदि आप कोई खाने को गर्म करें और वो ज्यादा टेम्परेचर सस्टेन कर सकता है तो उसमें फैट है। बहुत सिंपल। आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि इसमें फैट है कि नहीं। यदि उसको ज्यादा टेम्परेचर सस्टेन कर सकता है तो उसमें फैट है। एंड डाइटरी फैट का फंक्शंस क्या है, हमारे बॉडी में क्या क्या फंक्शंस है? ये कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के साथ में एक एनर्जी सोर्स है। इधर फैट आ गया पहले एनर्जी सोर्स में। कार्बोहाइड्रेट पहले एनर्जी सोर्स था, प्रोटीन में सबसे लास्ट में फंक्शन था एनर्जी सोर्स, एंड अभी अगेन फैट का सबसे फर्स्ट सोर्स, फर्स्ट फंक्शन एनर्जी सोर्स में आ गया। कितना एनर्जी देता है? 9 कैलोरी अप्रोक्सीमेटली पर ग्राम, मतलब ऑलमोस्ट डबल देन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ओके, अभी इसमें एक फंक्शन ये है कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल एंड सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब जो हमारे फैट सोल्युबल विटामिन्स या प्रोटीन वगैरह अमीनो एसिड्स वगैरह जो है वो हमारे सेल के अंदर ले जाने के लिए ये जो मेम्ब्रेन है वो मदद करता है। ये कुछ इंफ्लेमेटरी रेस्पॉन्सेस को निकालने में या उसको प्रोड्यूस करने में, दोनों में इस ये फैट मदद करता है। फैट का फंक्शन ये भी है कि वो विसरल फैट के रूप में हमारे बॉडी को सपोर्ट करते हैं या हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं, एक कुशनिंग इफेक्ट देता है, इंसुलेशन देता है। इवन हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये फैट जरूरी है, जिसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट। एंड इधर प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी एंड सम अदर हॉर्मोन्स। विटामिन डी शुरू होते हैं कहाँ से? कोई स्टीरोल से। वो स्टीरोल से ये अलग अलग फंक्शन, अलग अलग केमिकल रिएक्शन के बाद में वो 25
हाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल में चला जाता है, एंड फिर कैल्सिडियोल कैल्सिट्रियोल तक जो एक्टिव कंपोनेंट है वो उस तरह फॉर्म होते हैं। मतलब बहुत लंबा सा रिएक्शंस या केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली चलता रहता है, एंड इसमें मैक्सिमम में फैट का भी इन्वॉल्वमेंट है। अभी फैट क्या क्या है, इधर तो मैंने बहुत बड़े बड़े चीजें लिखा है। एक्चुअली इससे भी एक और क्लासिफिकेशन है जिसको बोलते हैं स्मॉल चेन फैटी एसिड, मीडियम चेन फैटी एसिड, इस तरह से। अभी स्मॉल चेन फैटी एसिड हमारे गट के अंदर में कुछ बैक्टीरिया भी बनाते हैं। हमारे बैक्टीरिया क्या क्या करते हैं पता नहीं। ओके, एनीवे, ये जो स्मॉल चेन एंड मीडियम चेन फैटी एसिड्स है ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें कुछ और कैटेगराइजेशन इस तरह से देखें तो सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट होता है। सैचुरेटेड मतलब वो स्टेबल है, अनसैचुरेटेड मतलब उतना स्टेबल नहीं है। अभी मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट भी इसमें देखते हैं। इसके अलावा एक और है जिसको बोलते हैं ट्रांस फैट। ओके, अभी पॉली अनसैचुरेटेड या प्यूफा, म्यूफा, ये सब आपने सुना होगा पहले। ठीक है, ये सब क्या है इसके बहुत डीप में नहीं जाऊंगा मैं, बट इतना आप समझिए कि ये हमारे बॉडी में जाके बहुत पॉजिटिव चेंजेस क्रिएट करने के लिए कैपेबल है। लेकिन एक और कैटेगरी है जिसको बोलते हैं ट्रांस फैट। ट्रांस फैट क्या है, हमारे बॉडी में जाने से पहले ही इसको स्टेबलाइज किया जाता है। कहाँ से? अनसैचुरेटेड फैट से। उसके अंदर हाइड्रोजन आयन का इंडक्शन किया जाता है, और उसके बाद में जब वो इंट्रोड्यूस होते हैं तो उसके बाद में केमिकल रिएक्शन होकर वो स्टेबल होता है। कैसे पता चलते हैं ट्रांस फैट है? इट इज जनरली इन सॉलिड फॉर्म। मतलब वो हमारे जो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर में वो सॉलिडिफाई होता है, उसको बोलते हैं ट्रांस फैट। ओके, अभी ऑल फैट इसमें और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैंने इधर लिखा है। अनसैचुरेटेड फैट को इधर पॉली अनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड, उसमें ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 आते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फॉर्म में, एंड मोनो अनसैचुरेटेड में आता है ओमेगा 9। ओके, इधर ओमेगा 3 ओमेगा 6 ओमेगा 9 पहले भी आपने सुना होगा, और इसको थोड़ा सा हम और जाने तो वेजिटेबल ऑयल्स जो है उसमें जनरली होता है ओमेगा 6, और उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं लिनोलिक एसिड। ठीक है, इसका वर्ड आप छोड़ दीजिए, बट इतना आप समझिए कि आप जो वेजिटेबल ऑयल से कंज्यूम करते हैं उसको, ये जनरली हमारे बॉडी में हजम होने के लिए या उसको डाइजेस्ट होकर एब्सॉर्ब होने के लिए उसको एराकिडोनिक एसिड बनना जरूरी है, जो स्पेशली मीट, पोल्ट्री या नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस में मिलता है। प्लांट सोर्सेस में हमने खाया, लेकिन उसको जब फॉर्मेशन चेंज हुआ, उसका केमिकल कॉम्बिनेशन चेंज हुआ, तभी वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होगा। ओके, एग्री? ओमेगा 6। अभी ओमेगा 3 क्या है? नॉर्मली लिनोलिक एसिड या लिनोलेनिक एसिड फॉर्म में होता है जिसको बोलते हैं ALA, बट उसका कन्वर्शन होता है DHM EPA में और फिर DHA में, डाइकोसा पेंटेनोइक एसिड में। और ये जो डाइकोसा पेंटेनोइक एसिड है और डाइकोसा हेक्सेनोइक एसिड है, ये एक्चुअली हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, जो एक्चुअली एनिमल सोर्स में मिलता है। प्लांट सोर्स से आपने खाया, बट वो पूरा का पूरा प्रोसेस जब खत्म होगा तब जाके वो डाइजेस्ट होगा, राइट? अदरवाइज वो एब्सॉर्ब नहीं होगा या वो जो काम करना है वो करेगा। इधर वो हमारा ट्रांस फैट आता है, विलन। ये विलन क्या करता है? ये जो प्रोसेस है इसके अंदर दखलंदाजी करता है, और स्मूथ प्रोसेस जो DHA बनने का जो स्मूथ प्रोसेस है उसमें वो हिंडरिंग करता है, वो होने नहीं देता, राइट? मतलब आप यदि प्लांट सोर्स से कुछ खाएंगे, उसके साथ में यदि आप ट्रांस फैट भी खाएंगे, तो मैक्सिमम चांसेस आपके अंदर ओमेगा 3 का डेफिशिएंसी होगा। ओके, अभी एक और चीज आप ये जानिए कि ओमेगा 6 भी ओमेगा 3 में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन हम लोगों में नहीं। वो कुछ मैमेलियन में नहीं है, बट बिफोर मैमल्स, जो जैसे स्नेक्स हुआ या इस तरह के कुछ एनिमल्स होते हैं ना, उसमें ये भी कन्वर्ट होता है, राइट? इसी वजह से हमें ओमेगा 6 अलग से चाहिए, ओमेगा
3 अलग से चाहिए। पर इधर एक और कैच है। कैच ये है कि यदि आप एसेंशियल फैटी एसिड में ओमेगा 6 ज्यादा खाएंगे और ओमेगा 3 कम खाएंगे, तो वो हमारे बॉडी में एक इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है, और ये जो इम्बैलेंस है हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। ये कहाँ से होता है? प्लांट सोर्सेस जहाँ पे है, जैसे ऑयल, जितनी भी ऑयल हम खाते हैं, पूरी बनाया या फिर नॉर्मल घी यूज किया, घी में फिर भी ओमेगा 3 है, बट जो ऑयल हम यूज करते हैं उसमें मैक्सिमम में ओमेगा 6 है। ओमेगा 3 इज टू ओमेगा 6 का जो नॉर्मल रेशियो होना चाहिए 1:1 या 1:4 मैक्सिमम। लेकिन जो हम लोग अभी खाते हैं उसमें जो रेशियो है 1:15 या 1:17 सबसे कम है, और फिर 1:100 तक ये चला जाता है। मतलब जितना चाहिए उसमें से अराउंड 25% का, 25 टाइम्स का डिफरेंस है। और ये जो डिफरेंस है हमारे अंदर बहुत सारे इन्फ्लेमेशन क्रिएट करने में रीजन बन जाता है। ओके, आपने सुना होगा राइस ब्रान ऑयल वगैरह। एक्चुअली ये जो राइस ब्रान ऑयल है उसमें जो ओमेगा 3 इज टू ओमेगा 6 का रेशियो है वो 1:35 है। अब आप सोचिए वो हेल्थी है कि नहीं। ठीक है, एनीवे इवन बहुत सारे चीजें हैं, जैसे सरसों का ऑयल है। सरसों का ऑयल बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन उसमें जो है एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर जो है बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से सरसों का ऑयल ज्यादा हीट भी कर सकते हैं। ये जो एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर की वजह से इवन जो कॉमन न्यूट्रिएंट जो हमें डाइजेस्ट होना चाहिए वो भी नहीं मिलता। ओके, हम फिर जाते हैं फैट में। नॉर्मली ट्राइग्लिसराइड करके एक फॉर्म होता है जो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा पाया जाता है। आपने कोलेस्ट्रॉल जब चेक किया होगा, एलडीएल एचडीएल ट्राइग्लिसराइड सब देखा होगा। लेकिन इधर क्या चीज है, ये सबसे ज्यादा खाने में मिलता है अराउंड 95%। और ये जो है एनिमल सोर्स में और वेजिटेबल सोर्स में दोनों में मिल जाता है। और इस वजह से इवन जब हम फ्रूट्स वगैरह खाते हैं उसके बाद जो कन्वर्शन होता है, ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्शन होता है, वो भी एक रीजन है कि हमारे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड लेवल ज्यादा हो। ये करता क्या है, एक्चुअली स्टिकी फैटी एसिड है, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये ट्रांसपोर्ट के साथ साथ में ये थोड़ा स्टिकी भी है, तो ब्लड वेसल के अंदर में इंफ्लेमेशन वगैरह जब क्रिएट होता है तो वो बहुत नुकसानदायक हो जाता है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में डिसीजेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, अभी ट्राइग्लिसराइड जब एलिवेट होता है तो उसमें एक तो प्रॉब्लम है कि हाई कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, और साथ साथ में हाइपर इंसुलिनीमिया और बाकी जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि हाइपर इंसुलिनीमिया के साथ साथ में कितना प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा है, वो सब इसके साथ में शुरू हो जाता है। अभी एक और चीज ये है ओमेगा 3 ओमेगा 6 के बारे में जानने के लिए कि ऑलमोस्ट सभी, जैसे राइस ब्रान ऑयल के बारे में मैंने बताया, हम लोग जो है ना ऑलमोस्ट पूरे दुनिया में ऑलमोस्ट 75% ग्रेन के ऊपर डिपेंड होने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स क्या है? ग्रेन्स। कौन कौन सा? राइस, व्हीट, मेज, इस तरह के जो ग्रेन्स है उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। लेकिन ये जो ग्रेन्स है उसमें कभी ओमेगा 3 का जो क्वांटिटी है बहुत ही कम है, लेकिन ओमेगा 6 बहुत ज्यादा है। ये भी एक रीजन है कि हम लोगों में, आम जनता में जो ओमेगा 6 की मात्रा जो है बहुत ज्यादा मिलने के लिए। ओके, और ये जो लो फैट हाई कार्बोहाइड्रेट वाला डाइट जो है वो भी हाइपर इंसुलिनीमिया में एक वजह बन जाता है, जिसकी वजह से मेनली ओबेसिटी मिल जाता है। प्लांट सोर्सेस में अच्छे अच्छे जो सोर्सेस हैं, एवोकाडो, वॉलनट्स या कैश्यू, कोकोनट वगैरह में अच्छे सोर्सेस है। इवन हम एग वगैरह में भी देख सकते हैं, फिश में देख सकते हैं, या पोल्ट्री वगैरह में। ठीक है, ये सब में हमें बहुत अच्छा ओमेगा 3 गुड सोर्स ऑफ फैट मिल जाता है, राइट। हमारा जो आज का ईटिंग हैबिट है वो कुछ इस तरह से है कि हम लोग बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, हाई फैट वाला आइटम हम खाते हैं, लेकिन एनर्जी का जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत कम है। जितना खाते हैं उससे बहुत कम ही हम यूज कर पाते हैं, जिसकी वजह से स्टोरेज ज्यादा है। हमारा जो ओमेगा 6 फैटी एसिड्स अंदर जो है और ट्रांस फैटी एसिड्स का जो खाना है
वो ओमेगा 3 से बहुत ज्यादा है, और ये हमारे बॉडी में प्रॉब्लम शुरू करने में एक रीजन बन जाता है। का हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसमें जनरली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है, हम लोग रिफाइंड वाले यूज करते हैं बहुत ज्यादा, और फाइबर भी कम है। और सीरियल्स, ग्रेन्स वगैरह में हम लोग जो खाना एनर्जी यूज करते हैं वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से बहुत कम है। ये सब तो हम लोग जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं, राइट। और इवन प्रोटीन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और बाकी जो चीजें हैं जैसे कैल्शियम वगैरह है, हमारा कंजम्पशन बहुत कम है। ये जनरल हमारा ईटिंग हैबिट है, राइट। अभी आप इससे फर्क क्या है आप थोड़ा जानिए। हमारा जो स्टोमक है ना कुछ इस तरह से है। आप यदि इसमें 400 कैलोरी ऑयल डालेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आता है, करीब 50 या 50 ग्राम से कम, स्टोमक के नीचे में थोड़ा सा होगा। लेकिन यदि हम उसको थोड़ा चिकन से रिप्लेस किया तो उस टाइम में वो थोड़ा बहुत सेटिस्फाई कर देता है। और यदि हम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को लेंगे इसके लिए तो वो ऑलमोस्ट हमारा पेट भर जाता है। और इसी वजह से कुछ लोगों को खाना तो बहुत खाया है उसके बावजूद भी उसका पेट भरा नहीं होता है। रीजन इधर ही है, और हाई कैलोरी कंजम्पशन हो जाता है, और इसको बोलते हैं एम्प्टी कैलोरीज। एम्प्टी कैलोरी को पहले भी आपने देखा होगा, ये जो स्लाइड है पहले भी आपने शायद देखा होगा, जिसमें एक प्लेट में इधर आपने देखा कि स्नीकर्स है, राइट, एंड एक डाउनट है, इधर आपने देखा ना। और इधर जो है आपने देखा कि वेजिटेबल्स, फिश और बाकी आइटम्स है, कुछ आलू भी हैं, कैबेज भी हैं, ब्रोकोली हैं, ये सब मिला के हमें 660 कैलोरी मिला, और इधर लेफ्ट साइड में वो भी 660 कैलोरी है। पर इन दोनों में अंदर क्या है, एक में हाई क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है, जहाँ यहाँ पे विटामिन है, मिनरल्स है या फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ये सब पाए जाते हैं। लेकिन इधर जो है प्योरली प्रोसेस्ड है, रिफाइंड है, एंड हाई फैट एंड हाई शुगर कंटेंट है। और ये जो चीजें हैं हमारे लिए बहुत नुकसान क्रिएट करता है। और साथ साथ में ये एडेड एडिशंस जो है जैसे कि हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप हुआ, ये सब हमारे लिए नुकसान क्रिएट कर देता है। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप से कॉर्न का बहुत ज्यादा संबंध नहीं है, क्योंकि कॉर्न फिर भी हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कॉर्न सिरप जो है उसका प्रोसेसिंग बिल्कुल चेंज कर देता है, राइट। अभी एक और वर्ड जिसको मैं आज आपसे शेयर करूंगा जिसका नाम है सोफा। सोफास आपने सुना है कभी, पता नहीं, बट हम लोग बैठने के लिए जो यूज करते हैं वो भी सोफा ही है। इधर जो सोफा है वो है सॉलिड फैट एंड एडेड शुगर, सोफास। अभी सोफास में बेसिकली जो चीजें आता है वो है ट्रांस फैट, मतलब सॉलिड इन रूम टेम्परेचर। एडेड शुगर में बहुत सारे एडेड शुगर आते हैं, जैसे कि केन शुगर शुगर हुआ जो हम टेबल शुगर करके बोलते हैं, या फिर डेक्सट्रोस, डेक्सट्रिन या माल्टोस, इस तरह के जो चीजें हैं उसमें भी बहुत सारे एडेड शुगर पाए जाते हैं। और ये जो सॉलिड फैट है हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान क्रिएट करता है, क्योंकि वो जो नॉर्मल फंक्शन है उसको करने नहीं देता। अभी एक और इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे एडेड शुगर या इस तरह के जो एम्प्टी कैलोरी है इसको कम करना है तो मिनिमाइज करना है तो हम क्या कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, आप कोई भी शॉप में जब जाएंगे ना, सबसे अट्रैक्टिव एरिया में या बिलिंग काउंटर के पास में जो जो आइटम रखा है उसको मत खाइए। वेरी सिंपल, उसको मत लेके आइए। और इंग्रेडिएंट्स, आप कोई भी आइटम जब खरीदते हैं उसके पीछे में इंग्रेडिएंट का एक बार देख लीजिए कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट लगा है, उसके तरह से भी आप एक अच्छा चॉइस ले सकते हैं। आप जब एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट में आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, उसको क्रिटिकल थिंकिंग में ही देखिए, जिससे कि आपको पता चलेगा ये सही है या नहीं। और इवन आपको रिफाइंड या प्रोसेस्ड फूड जो है इंक्लूडिंग रिफाइंड ऑयल यदि आप अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। एंड सबसे लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि हेल्थी कुकिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम हेल्थी कुकिंग में नहीं जाएंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, राइट। अब आता है हमारा जो खाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैलोरी काउंटिंग मिथ।
हमने बहुत बार इधर उधर से बहुत सारी चीजें सुना होगा कि हम जो खाया पूरा का पूरा इतना कैलोरी हुआ और हमें इतना कैलोरी एक्सपेंडिचर करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि हम यदि विटामिन खाएंगे, प्रोटीन खाएंगे, पूरा यदि डाइजेस्ट नहीं हुआ या नहीं होगा, तो हमारा जो कैलोरी है वो पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा? नहीं होगा। आपने 660 कैलोरी खाया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा डाइजेस्ट हुआ, नहीं, चांसेस कम है। राइट। और एक चीज है कि हम लोग ये भी देखते हैं, हमारा जो वॉच है, डिजिटल वॉचेस, या फिर हम जैसे ट्रेडमिल वगैरह में देखते हैं कि कितना कैलोरी एक्सपेंडिचर हुआ, ये भी गलत हो सकता है, ये एक्यूरेट नहीं है। यदि ये दोनों एक्यूरेट नहीं है, ये हमारा काउंटिंग भी एक्यूरेट नहीं है और हम जो हमारा मशीन काउंटिंग भी यदि एक्यूरेट नहीं है, तो हमारा बॉडी कुछ और बैलेंस से चलता है। उसको थोड़ा पहचानना, हमें अलग अलग इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होता है और उसको थोड़ा पहचानना अच्छा है। कैलोरी काउंटिंग इसे मस्ट, इस तरह से लोग बोलते हैं, बिल्कुल गलत। कैलोरी काउंटिंग नहीं, आपको न्यूट्रिएंट्स काउंटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब उसको थोड़ा सा हमें कैलोरी डेंस फूड से लेके न्यूट्रिएंट्स डेंस फूड में जाना चाहिए। ऑल कैलोरीज आर इक्वल। आपको अभी पता चल गया होगा कि हमारा जो फैट का कैलोरी है, हमारा जो प्रोटीन का कैलोरी है, दोनों में बहुत अंतर है। राइट। वेजिटेबल्स में जो कैलोरी है उसमें अंतर है। तो ऑल कैलोरीज आर नॉट इक्वल, ये भी एक मिथ है। और फिर बोलते हैं कि कैलोरी इन कैलोरी आउट थियरी जो है हमारे वेट लॉस में बहुत मदद करता है, नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं। हम यदि सिर्फ कैलोरी काउंटिंग, कैलोरी मतलब कैलोरी इन कैलोरी आउट में सिको थियरी में जाएंगे, तो मोस्टली हमारे होता क्या है कि कुछ साल के बाद में हमारा वेट तो शायद कम हो जाएगा, लेकिन हमारा बिल्कुल हेल्थ डाउन हो जाएगा, वेट भी चला गया या फिर वेट वापस भी आ सकता है उस टाइम में। कुछ लोग बोलते हैं कि आप इस तरह के खाना या इस तरह के फूड फ्रूट ड्रिंक खाएंगे तो आपका पूरा का पूरा कैलोरी निकल जाएगा, आपका वेट लॉस शुरू हो जाएगा। गलत। ऐसा कोई नेगेटिव एनर्जी वाला कैलोरी नहीं है, नेगेटिव कैलोरी नहीं है जो आपको फ्रूट्स में या कुछ फ्रूट जूस में या वेजिटेबल जूस में मिल जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैलोरी कैलोरी है और वो हमारी बॉडी में जाके जब कंज्यूम होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तब वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है। और फिर बोलते हैं कि कैलोरी का जो लेवल है, जैसे कि कोई बिस्किट पैकेट लिया, उसके ऊपर लिखा है इतना कैलोरी होता है, ये भी गलत हो सकता है। मतलब आपकी बॉडी में जो है ना, बहुत अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं और इसी के ऊपर आपको ये कैलोरी काउंटिंग मिथ को ध्यान रखना चाहिए या उसको पहचानना चाहिए। राइट। अब और कुछ क्वेश्चंस है तो मैं आपसे ओपन टू यू, आपसे बात करने के लिए रेडी हूँ।